आपकी अपनी ऑनलाइन क्लास डीएसपी विजन में। साथियों, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अपवर्तनांक पर आधारित न्यूमेरिकल्स के बारे में। उम्मीद है इस चैप्टर की थ्योरी आपने अच्छे से कर ली होगी। तो बच्चों, यहां पर हम देखते हैं अगर कोई प्रकाश किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में आती है तो आप जानते हैं कि ये आपतित किरण होती है, ये आपतन बिंदु होता है, इस आपतन बिंदु पर एक अभिलंब खींचा जाता है और ये प्रकाश किरण दूसरे माध्यम में जाने पर अभिलंब की ओर या अभिलंब से दूर हट जाती है और ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण आपतन कोण होता है। अभिलंब और अपवर्तित किरण के बीच बनने वाला कोण अपवर्तन कोण होता है। तो इस स्नेल के नियम से पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर sin i अपॉन sin r होता है। ध्यान दीजिए बच्चों, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक से तात्पर्य है कि प्रकाश किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है। तो पहले माध्यम से जिस दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है उस माध्यम का अपवर्तनांक निकाला जाता है पहले माध्यम के सापेक्ष। ऐसे ही अगर हमें दोनों माध्यमों के अपने अलग अलग निरपेक्ष अपवर्तनांक मालूम है या कहें इन दोनों माध्यमों के अपवर्तनांक हमको मालूम है तो सूत्र हमारा होता है 1 and 2 यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बटे पहले माध्यम का अपवर्तनांक। और एक सूत्र है, अगर इन दोनों माध्यमों में हमें प्रकाश की चाल मालूम है तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक इक्वल टू पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, इनका अनुपात भी हमारा पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक निकालने में मदद करता है। बच्चों, थ्योरी में हम लोगों ने देखा था कि जो प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो जिस जल के अंदर या कांच के अंदर कोई भी जो वस्तु होती है वो अपनी वास्तविक स्थिति से थोड़ी उठी हुई दिखाई देती है। जैसे हम जानते हैं नदी के अंदर उसका तल थोड़ा उठा हुआ दिखता है। तो काफी डिटेल में हम लोग पढ़ चुके हैं, इसलिए हम खाली शॉर्ट में देखते हैं। मान लीजिए कोई ये जल है या कोई भी द्रव है, ये इसकी वास्तविक गहराई है, इस तल पर कोई वस्तु पड़ी हुई है, हमको मालूम है अगर हम इसको बाहर से अगर देखेंगे तो हमें ये दिखाई यहाँ पर नहीं ना दे करके हमें थोड़ी सी उठी हुई दिखाई देती है। तो ये जो गहराई होती है, ये जो हमें दिखती है वो आभासी गहराई होती है और जो इसकी वास्तविक गहराई है वो है वास्तविक गहराई है। तो इन दोनों में भी एक संबंध का सूत्र होता है। अगर आप अपवर्तनांक निकालना चाहें तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। अगर आपने दे रखी है तो आपको केवल एक सूत्र लगाना है। ऐसे ही बात करते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक की। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक n इक्वल टू c अपॉन v होता है। यहाँ निरपेक्ष अपवर्तनांक n है, c होता है निर्वात में या वायु में प्रकाश की चाल, इसका मान हम जानते हैं 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड और v होता है दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल। यानी अगर पहला माध्यम वायु है, निर्वात है और प्रकाश किरण निर्वात या वायु से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो इसे दूसरे माध्यम के अपवर्तनांक को निरपेक्ष अपवर्तनांक कहा जाता है। इसका मतलब है ये है निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल और ये दूसरा है माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है ना? वेरी गुड। और कभी कभी एक सूत्र बन जाता है, एक सवाल अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक या कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक पूछ लिया। तो वैसे आप अगर ध्यान रखें, अगर ज्यादा टेंशन ना लें तो जैसे मान लीजिए जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है तो जिसके सापेक्ष होता है वो पहले लिखा जाता है, वाटर W फॉर वाटर, G फॉर ग्लास। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक आप लिखेंगे W/G। तो इससे पहले हम बता चुके हैं कि अगर 1 and 2 होता है तो N2 अपॉन N1 एक सूत्र होता है। तो WNG तो NG ऊपर और NW नीचे, यानी जिस माध्यम का अपवर्तनांक निकालते हैं वो ऊपर और जिसके सापेक्ष निकालते हैं उसका अपवर्तनांक नीचे। और आप जानते हैं ये जो हमारे अपवर्तनांक होते हैं ये निरपेक्ष अपवर्तनांक होते हैं और निरपेक्ष अपवर्तनांक वायु के सापेक्ष ही होते हैं।
तो इसका मतलब है आप E के स्थान पे ANG अपॉन ANW भी लिख सकते हैं। यानी अगर आपसे जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक पूछा गया है तो आप कांच का अपवर्तनांक बटे जल का अपवर्तनांक, या वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बटे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक सूत्र बना करके आप इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। या मान लीजिए आपसे कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक पूछा गया होता, कांच के सापेक्ष यानी G एंड W पूछा गया होता, तो NW हमारा ये ऊपर हो जाता और NG हमारा नीचे हो जाता। और आप जानते हैं कि निरपेक्ष अपवर्तनांक होते ही वायु के सापेक्ष है, इनके पहले आप A लगा देंगे, ये बन गया। और सवाल में उम्मीद ये होती है कि वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक आपको दे रखा होगा और आपसे ये पूछ लिया गया होगा, ठीक है ना। यानी ये आपको दे रखे होंगे और आपसे ये पूछ लिया गया होगा, ऐसी उम्मीद बनती है सवाल के अंदर। ठीक है बच्चों, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग बात करते हैं न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल है वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड है। यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 हो तो जल में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों यहाँ पे देखिए वायु में प्रकाश की चाल को लिखा था c से, तो c = 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 है तो जल का अपवर्तनांक, ये माध्यम का अपवर्तनांक है, n दे रखा है आपका 4/3, अपवर्तनांक को n से लिखा जाता है। और जल में प्रकाश की चाल यानी कि माध्यम में प्रकाश की चाल पूछी गई है तो हमसे v पूछा गया है। तो हम जानते हैं बच्चों निरपेक्ष अपवर्तनांक n बराबर c/v हमारा सूत्र होता है, डायरेक्ट आपको लगाना है। n दे रखा है आपका 4/3 बराबर c का मान हमको मालूम है, दे रखा है 3 × 10⁸ और v हमसे पूछा गया है, तो v इधर ले लेते हैं। v = ये हमारा हो गया 3 × 9/4 गुणा 10⁸। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, 2 पॉइंट समथिंग आपका ये 4 दूनी 8, एक बचता है 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, यानी कि ये आपका जल के अंदर प्रकाश की चाल निकल आई है ना सिंपल, ठीक है, वेरी गुड। बच्चों अब बात करते हैं अगले सवाल की। कांच का वायु के सापेक्ष अपवर्तनांक 1.5 है, वायु का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था 1n2 = 2n1, या फिर हमने पढ़ा था ANG = 1/GNA, कुछ भी कर लीजिए इसको। पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर 1 दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, ये एक दूसरे का व्युत्क्रम होता है। या बात करें वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, कांच के सापेक्ष वायु के अपवर्तनांक का व्युत्क्रम होता है। ये सूत्र हम लोग थ्योरी में देख चुके हैं। तो यहां पर देखिए कांच का वायु के सापेक्ष, यानी कांच का है, अब किसके सापेक्ष है, वायु के, तो A पहले और कांच का है तो G बाद में, ये दे रखा है 1.5। और वायु का कांच के सापेक्ष यानी किसके सापेक्ष है, कांच के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष है वो पीछे और जिसका निकालना है वो आगे, वायु का निकालना है, तो ये A आगे। तो GNA आपको फाइंड करना है, तो GNA = बना दिए 1/ANG, और ANG आपको दे रखा है 1.5। इसको हटाइए, 5 × 10, 5 × 15, तो आपका GNA = आंसर आ गया 2/3। देखिए बहुत ही आसान है, सिंपल सवाल है। अब जो अगला है वायु के सापेक्ष जल व कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 व 3/2 है। जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करें। देखिए बच्चों वायु के सापेक्ष जल यानी ANW कितना दे रखा है आपका 4/3, और वायु के सापेक्ष कांच यानी ANG दे रखा है आपको 3/2, यानी वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक है 4/3 और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक है 3/2। तो जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी WNG आपसे पूछा गया है। तो अभी कुछ देर पहले मैंने आपको सूत्र बताते समय बताया था
डब्ल्यू एन जी आपसे पूछा गया है, तो याद रख लीजिए आपको एन जी ऊपर रखिए इसको, और एन डब्ल्यू इसको नीचे रखिए। और आप जानते हैं ये जो होते हैं मतलब ये वायु के सापेक्ष होते हैं, तो ए लगा दीजिए पहले, ऐसे बना लो सूत्र। अब आप देख लीजिए ए एन जी और ए एन डब्ल्यू आपको सवाल में दे रखे हैं, ए एन डब्ल्यू और ए एन जी आपको सीधे क्या करना है, सीधे मान लगाना है। ए एन जी आपको गिवन है 3/2 और बटे में है ए एन डब्ल्यू, ये है 4/3, तो 4 नीचे और 3 पहुंच गया ऊपर, तो ये आपका डब्ल्यू एन जी इक्वल टू 9/8 आपका आंसर आ गया। तो अक्सर बच्चों ये बहुत सिंपल छोटे न्यूमेरिकल इससे पूछे जाते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वायु के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक 1.25 हो व कांच का अपवर्तनांक 1.5 है, तो द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करें। तो बच्चों जो वैल्यूज दे रखी है पहले उसको नोट डाउन कर लेते हैं। वायु के सापेक्ष किसी द्रव का अपवर्तनांक, जिसके सापेक्ष है एयर के, मतलब ए पहले ए है, किसी पारदर्शी द्रव को बोलते हैं लिक्विड, यानी एल लिख लीजिए। तो वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक यानी लिक्विड का अपवर्तनांक, तो ए एन एल इसको लिख लेते हैं हम लोग, दे रखा है 1.25 और कांच का अपवर्तनांक दे रखा है, तो ये भी वायु के सापेक्ष ही है, तो ए एन जी ये हो गया आपका 1.5। अब पूछा है द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, यानी एल के सापेक्ष है और कांच का पूछा है, यानी एल एन जी पूछा है। द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक यानी एल एन जी जो है आपसे पूछा गया है। तो जो यहाँ पे क्या करेंगे आप देख लीजिए, यहाँ पे एल एन जी आपसे पूछा गया है, एल एन जी, तो फटाफट बना लेते हैं सूत्र इसका। एल एन जी का मतलब है जी फॉर ग्लास, एल फॉर लिक्विड। तो प्रकाश किरण हमें क्या करना है, द्रव के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, तो कांच बाद में है ना, तो ये एन जी ऊपर लिखिए और जिसके सापेक्ष है एन एल नीचे। आप जानते हैं ये ए एन जी ये ए एन एल है। ये आपको वैल्यूज ए एन जी भी गिवन है और ए एन एल भी गिवन है। आपको केवल करना क्या है, आपको केवल इनकी वैल्यूज अप्लाई करनी है, वैल्यूज पुट करनी है। ए एन जी आपका है 1.5 और ए एन एल है 1.25। अब ऐसा करते हैं, ये उसमें उड़ा लिया, 25 पंजे 125, 25 छक्के 150, ये 6/5 जो है ये आपका ये आंसर आ गया है। तो 5 एकम 5 और 5 10, तो एल एन जी इक्वल टू कितना आंसर आ गया, 1.2 आंसर आ गया। उम्मीद है समझ में आ गया होगा बच्चों। इसके बाद में जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, दिए गए चित्र की सहायता से द्रव के अपवर्तनांक की गणना कीजिए। बच्चों यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर प्रकाश किरण पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश कर रही है और यहाँ पर पहला माध्यम है वायु और दूसरा माध्यम है द्रव। प्रकाश किरण वायु से द्रव में प्रवेश कर रही है और आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ये जो कोण बना रहा है, आपतित किरण और ये पृथककारी तल के बीच बनने वाला कोण है 135 डिग्री और अपवर्तित किरण और पृथककारी तल के बीच बनने वाला कोण है 120 डिग्री। तो इसमें क्या करना है बच्चों, इसमें आपको मालूम है जब कभी कोई प्रकाश किरण आपतित होती है तो आपतन बिंदु पर जो पृथककारी तल है इसके आपतन बिंदु पर सबसे पहला काम हम लोग करते हैं अभिलंब खींचने का। और अगर आपने अभिलंब नहीं खींचा तो आप पता नहीं कर पाएंगे कि आपतन कोण कितना है और अपवर्तन कोण कितना है। तो क्या करेंगे, इस चित्र के अलावा एक चित्र आप और ये ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे एक अभिलंब खींचेंगे आप और ये जो अभिलंब इस तरीके से ये अभिलंब खींच लिया, तो ये टोटल एंगल दे रखा है आपका 135 डिग्री और ये टोटल एंगल आपका दे रखा है, इसे रखा है 120 डिग्री। तो आप जान लीजिए अगर टोटल एंगल 135 गिवन है तो आप जानते हैं ये वाला कोण जो होता है आपका आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण, ये कोण होता है आपतन कोण। तो पूरे आप जानते हैं ये आपका जो
अभिलंब है ये 90 के एंगल पे होता है, तो 135 में से 90 माइनस कर दीजिए तो आपका आपतन कोण निकल आएगा। तो एंगल I इक्वल टू 135 डिग्री माइनस 90 यानी 45 डिग्री हो गया आपका आपतन कोण। इसके बाद में आता है ये पूरा जो एंगल है ये है आपका 120 डिग्री, और आप जानते हैं ये वाला एंगल जो है ये हमारा है 90 डिग्री। तो 120 में से अगर 90 माइनस कर देंगे तो ये वाला जो एंगल है अपवर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाला कोण यानी कि अपवर्तन कोण निकल आएगा। तो एंगल R इक्वल टू 120 डिग्री माइनस 90 डिग्री, तो ये हो गया आपका 30 डिग्री। ठीक है, यानी कि चित्र से आपको आपतन कोण और अपवर्तन कोण दोनों निकल आए। अब आपको पूछा क्या गया है द्रव का, यानी नीचे वो जो माध्यम है ये है द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। और ये चूंकि पहला माध्यम वायु है तो आप ये भी कह सकते हैं वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक या द्रव का अपवर्तनांक, एक ही बात है। तो द्रव का अपवर्तनांक आप n इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R, एंगल आपको दे रखे हैं, आपको केवल इनके मान लगाने हैं। तो साइन I है साइन 45 डिग्री और साइन R आपको दे रखा है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री। अब साइन 45 डिग्री आप जानते हैं इसका मान होता है 1/√2, 1/√2, और साइन 30 आप जानते हैं इसका मान होता है 1/2, तो 2 पहुंच जाएगा ऊपर, तो 2/√2 ये। अब इसको सॉल्व करने के क्या करेंगे, √2/√2 आ जाते हैं, इसकी गुणा 2 हो जाएगी ना, तो 2 से निगुणा 2 है और 2 से 2 कट जाएगा, तो केवल क्या बचेगा √2 बचेगा। तो n इक्वल टू √2, अब या चाहे √2 लिख लीजिए या 1.414 लिख लीजिए, ये हमारा हो गया इस द्रव के अपवर्तनांक का आंसर। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की, कि वायु का कांच में प्रकाश की चाल क्रमशः 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड व 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। बच्चों एक सूत्र आपको मैंने समझाया था कि अगर दोनों माध्यमों में प्रकाश की चालें आपको दे रखी हैं तो पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात किया जा सकता है। आपने पढ़ा है पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर पहले माध्यम में प्रकाश की चाल बटे दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, और दोनों माध्यमों में चालें आपको दे रखी हैं, वायु में प्रकाश की चाल और कांच में प्रकाश की चाल। तो इन दोनों को आप मान लगा करके आप सीधे सीधे आपका आंसर आ जाएगा, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1.5। ठीक है, बहुत आसान सवाल था बच्चों। जो नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है वह संलग्न चित्र में दिए गए आंकड़ों से अपवर्तनांक ANL व LNG की गणना कीजिए। बच्चों यहाँ पर A का मतलब है एयर, L का मतलब है लिक्विड, इसका मतलब है वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात करना है, यानी प्रकाश किरण वायु से द्रव में जा रही होगी। और LNG का मतलब है ये है L फॉर लिक्विड यानी द्रव और G फॉर ग्लास, यानी प्रकाश किरण द्रव से कांच में जा रही होगी। तो चित्र में आप देखिएगा कहां पर प्रकाश किरण द्रव से कांच में जा रही है और कहां प्रकाश किरण वायु से द्रव में आ रही है, तो सवाल सॉल्व करने में आपको आसानी होगी। तो जो सबसे पहले बोला है ANL, तो वायु के सापेक्ष द्रव का अपवर्तनांक यानी प्रकाश किरण वायु से द्रव में आ रही है, तो देख लेते हैं वायु से द्रव में आ रही है, यानी इन दो माध्यमों के बीच में बात करनी है। आपको चित्र में साफ साफ दिखाई दे रहा है कि दो माध्यम आपके पास में है, वायु और ये द्रव, और यहाँ पर आपको कुछ कोण दिखाई दे रहे हैं। ये पृथक्कारी तल के साथ में ये आपतित किरण कोण बनाती है 30 डिग्री का, और अपवर्तित किरण जो है वो पृथक्कारी तल के साथ कोण बनाती है 45 डिग्री का। लेकिन हम लोग जानते हैं कि जिस बिंदु पर प्रकाश किरण आपतित होती है सबसे पहला काम करते हैं हम लोग कि वहां पर एक अभिलंब खींचते हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो मिस्टेक हो जाएगी, समझ लीजिएगा। तो आप जानते हैं अभिलंब का मतलब 90 डिग्री, अगर ये पूरा 90 डिग्री है तो 90 में से अगर 30 माइनस कर देंगे तो ये कोण आपका निकल आएगा आपतन कोण, यानी यहाँ पे हो गया 60 डिग्री।
तो यहाँ पर आप लिख लेंगे वायु व द्रव के मध्य आपतन कोण बराबर 90 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो यहाँ पे तो हो गया हमारा 60 डिग्री आपतन कोण। अब बात कर लेते हैं दूसरे माध्यम में जब द्रव्य पहुंच जाएंगे तो अपवर्तन कोण कितना है। ये अभिलंब है और ये है अपवर्तित किरण, तो इसके बीच जो कोण होगा उसे बोलेंगे हम अपवर्तन कोण। तो आप जानते हैं पूरे 90 में से ये 45 माइनस करना पड़ेगा और अपवर्तन कोण हमारा जो r होता है वो निकल आएगा। तो 90 में जब 45 जाएगा तो कितना बचेगा एंगल r, तो 90 में से 45 डिग्री गया तो 45 डिग्री ही बचेगा। ठीक है, और आप जानते हैं पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का वर्तनांक स्नेल का नियम से आप ज्ञात कर लेंगे अगर आपको आपतन कोण और अपवर्तन कोण मालूम है तो यहाँ पे a n l लिख लीजिए इक्वल टू साइन i अपॉन साइन r। आपने पढ़ा है ना यहाँ पे 1 and 2, तो यहाँ 1 का मतलब पहला माध्यम वायु है तो यहाँ a लिख लीजिए, दूसरा माध्यम जो 2 की जगह पे हमारा द्रव है तो यहाँ पे n लिख लीजिए। तो साइन i दे रखा है 60 डिग्री, तो साइन 60 डिग्री अपॉन साइन r, तो साइन r कितना दे रखा है 45 डिग्री। तो आप जानते हैं साइन 60 का मान होता है √3/2, इसका मान लगा दीजिए √3/2 अपॉन साइन 45, इसका मान भी आप जानते हैं 1/√2। और नहीं जानते हैं बच्चों तो ये आप लोग ये मान अप्लाई कर लेंगे। तो आपका बच्चों देखो ये आ गया ये, अगर आप ऐसा कर ले √2 अगर गुणा कर ले ऊपर नीचे तो √3/2 इंटू √2 है ये। अब ऊपर नीचे अगर √2 अगर आप गुणा कर लेंगे तो आप जानते हैं √2 से ये √2 आपका ये √2 ये बन गया 2, अब 2 से 2 कट जाएगा ये, तो आपका a n l आ गया अंडर रूट में है आपका 3 और ये 2, तो अंडर रूट 3/2 ये आ गया हमारा। और आप चाहें इसको और ज्यादा निकालना तो 2 से आप ये 3 को भाग देंगे तो 1.5 आएगा, फिर 1.5 का आप निकाल लेंगे वर्ग, है ना, वर्गमूल निकाल लेंगे आप, तो आपका ANL बिल्कुल ही एग्जैक्ट निकल के आएगा। अब बच्चों इसी तरीके से दूसरा हमारा LNG ज्ञात करना है। LNG यानी लिक्विड से ग्लास में जाना है, तो लिक्विड से ग्लास में यहाँ पे जा रहे हैं। तो बच्चों सेम टू सेम आपको ये करना है कि सबसे पहले आप यहाँ पे अभिलंब खींच लेंगे और इस अभिलंब को खींचेंगे, लग तो नहीं रहा अभिलंब भाई, ठीक है, ये अभिलंब ऐसे ठीक है, ये बिल्कुल अब 90 के एंगल पे हुआ, इसके 90 के एंगल पे, ठीक है ना, ध्यान से बना लेना। अब लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पे हमें आपतन कोण आपको नहीं मालूम है। यहाँ पर आपको आपतन द्रव से कांच में शीशे में प्रकाश जा रहा है तो यहाँ पर आपतन कोण भी तो पता होना चाहिए। तो आप ध्यान देना बच्चों, एक मैथमेटिक्स में हम ध्यान दिया होगा, अगर ये 2 समांतर प्रकाश किरणें हैं और अगर 2 समांतर प्रकाश किरणों को अगर हम तिरछी लाइन से तिर्यक रेखा से हम इसको अलग करें तो ये जो हमारे कोण बनते हैं ये वाला और ये वाला, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें कहते हैं एकांतर कोण। क्या कहते हैं, एकांतर कोण। अब ये वाला एंगल हमारा 45 डिग्री है, तो ये एकांतर कोण बराबर होते हैं, तो 45 डिग्री है तो निश्चित तौर पे ये वाला एंगल भी हमारा 45 डिग्री हो जाएगा। तो चित्र से बिल्कुल क्लियर है, अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी आपका 45 डिग्री होगा, और अगर ये 45 डिग्री है तो लंब हमारा ये 90 पे है पूरा ये, तो 90 में से 45 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर जो आपतन कोण निकल के आएगा वो कितना आएगा 45 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही ये हमारा एंगल 60 का है, तो ये एंगल हमारा कितना होगा 90 माइनस 60 यानी 30 डिग्री। यहाँ पे जो R निकल के आएगा वो निकल के आएगा 90 माइनस 60 यानी 30 डिग्री। तो आपको क्या करना है, अब आपको करना है LNG इक्वल टू साइन I अपॉन साइन R, और जो यहाँ पे I और R निकल के आए हैं वो वैल्यूज आपको अप्लाई करके सॉल्व कर देना है और आपका ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। जैसे ये सॉल्व हुआ था वैसे ही वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आप सेकंड पार्ट आपको उसका खुद करना है, और इसका जो आंसर निकल के आएगा आप उसको कमेंट बॉक्स में आकर के इसका आंसर भी बताना है कि आपका कितना आंसर आया। बच्चों अब बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ।
बच्चों प्रकाश वायु से 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो बच्चों इसका मतलब ये है कि ये मान लीजिए ये कोई कांच है, नीचे ये कांच की प्लेट है, ये नीचे कोई कांच है ये, और ये प्रकाश किरण वायु से होकर के कांच में प्रवेश कर रही है। तो यहाँ मालूम है, यहाँ पर एक अभिलंब खींचते हैं। अब प्रकाश किरण वायु या निर्वात से होकर के कहाँ जा रही है? कांच के अंदर जा रही है। ठीक है, इसका मतलब वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। और यहाँ पर दे रखा है प्रकाश वायु से कांच में जा रही है और कांच का अपवर्तनांक दे रखा है इन्होंने 1.50, यानी इसका अपवर्तनांक दे रखा है n 1.50 दे रखा है। कांच में प्रकाश की चाल कितनी है? तो इस माध्यम में हमें प्रकाश की चाल यानी कि v पूछा गया है। और निर्वात में प्रकाश की चाल यानी ये पहला माध्यम है, उसमें प्रकाश की चाल दे रखी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आप जानते हैं सूत्र होता है निरपेक्ष अपवर्तनांक का n = c/v। आप जानते हैं निर्वात में प्रकाश की चाल को c से प्रदर्शित करते हैं, तो c/v। अब आपको क्या करना है? आपको सीधा मान लगाना है और मान लगाने के बाद जो आपका आंसर आएगा उसको कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है। देखते हैं कितने बच्चे इसको सही सही जवाब दे पाते हैं। तो बच्चों ये थे आज के न्यूमेरिकल्स। उम्मीद है न्यूमेरिकल्स आपको समझ में आए होंगे। वीडियो को शुरू से लेके अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो।